हे भगवान, मैं अपनी ही बहन के बच्चे को इस हालत में छुपा कर ले जा रही हूँ। अगर मैंने ऐसा ना किया तो पहली रानी इसे सचमुच मार डालेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक गरीब लकड़हारा अपनी दो बेटियों के साथ रहा करता था। बड़ी बेटी का नाम चंद्रा था और छोटी का नाम धरा। उनके पिता एक मेहनती और ईमानदार इंसान थे। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले जंगल में लकड़ियां काटने जाते और शाम तक उन्हें पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे ले आते। उन्हीं पैसों से उनकी झोपड़ी का चूल्हा जलता और 2 वक्त की रोटी मिलती। एक बार लकड़हारा सख्त बीमार पड़ जाता है। चंद्रा, धरा, शायद अब मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ रह ना सकूं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो एक दूसरे का कभी भी साथ ना छोड़ना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। ऐसा मत कहिए बाबा, आप ठीक हो जाएंगे। मैं गांव से वैद्य बुला लाती हूँ। हम आपकी सेवा करेंगे बाबा, आप हमें छोड़कर मत जाइए। कुछ समय के बाद लकड़हारे की आंखें बंद हो जाती हैं। दोनों बहनें फूट फूट के रो पड़ती हैं। और एक दिन की बात है, राजा चंद्रसेन जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए होते हैं। उनके साथ उनका दोस्त सुशांत भी था। राजा चंद्रसेन ने 2 तीतरों का शिकार किया और अपने दोस्त को उन्हें पकाने के लिए कहा। शानदार, अब तो मैंने पकाओ, मैं जरा उस पेड़ के नीचे आराम करता हूँ। हाँ महाराज, आज आपको अपने दोस्त के हाथ का बेहतरीन स्वाद मिलेगा। सुशांत आग जलाकर मांस पकाता है। तभी उसकी नजर सामने की झोपड़ी पर जाती है जहां चंद्रा खड़ी थी। इतनी सुंदर कन्या कौन हो सकती है ये सोचकर सुशांत चंद्रा की झोपड़ी की तरफ चल पड़ता है। जी, मैं राजा चंद्रसेन का मित्र हूँ। हम शिकार पर आए, उधर मांस पका रहा था और आपकी ओर नजर पड़ गई। जी, हम यहीं रहते हैं। कुछ जरूरत थी क्या? जरूरत तो अब आपको जानने की हो गई है। इसी बीच जलने की बदबू आती है। ओह, लगता है मांस जल गया। सुशांत जल्दी से वहां लौटा जहां मांस पक रहा था। चंद्रा भी उसके पीछे पीछे आती है। हटो, मैं देखती हूँ। वो कुशलता से जलता मांस हटा देती है और नए सिरे से बनाना शुरू करती है। तुम तो जैसे बहुत बार मांस बना चुकी हो ऐसा लग रहा है। जब जीवन कठिन हो तो बहुत कुछ सीखना पड़ता है। कुछ देर के बाद सुशांत पका हुआ मांस लेकर राजा के पास लौटता है। राजा ने जब मांस खाया तो हैरान रह गया। अरे वाह, आज तो कमाल कर दिया सुशांत, ऐसा स्वाद तो कभी नहीं आया। असल में आज मांस मैंने नहीं, एक लड़की ने पकाया है। वहीं पास में एक झोपड़ी है और महाराज, वो लड़की बहुत सुंदर है। अच्छा, सच में? चलो मुझे उससे मिलवाओ। इधर झोपड़ी में पहुंचकर चंद्रा अपनी छोटी बहन को सारी बातें बताती है तो छोटी बहन धारा कहती है, तुम देखना बहन, अब वो राजा को लेकर आएगा और वो तुम्हें पसंद कर लेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे पिताजी का वचन याद है, उन्होंने अंतिम समय में कहा था कि एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। दीदी, मैं आपको साथ छोड़ने की नहीं कह रही। अगर राजा तुम्हें अपने साथ ले जाए तो तुम जाना, लेकिन मेरा नाम मत लेना, मैं पीछे पीछे आ जाऊंगी। धरा बाहर जाती है और कुछ देर के बाद छोटे छोटे सफेद फूलों की गठरी लेकर लौटती है। बहन, जब राजा तुम्हें ले जाए तो पूरे रास्ते इन्हें गिराती रहना। मैं इन्हीं के सहारे तुम्हें खोज लूंगी। हम अलग जरूर होंगे पर दूर कभी नहीं। सारी बात समझाने के बाद छोटी बहन धरा झोपड़ी से निकलकर पास के पेड़ के पीछे छुप गई। तभी राजा चंद्रसेन और उसका मित्र सुशांत वहां पहुंचे। देवी, आप इस घने जंगल में अकेली क्यों रहती हैं? मैं यहाँ अपने माता पिता के साथ रहती थी। मेरी माँ तो बहुत पहले ही इस दुनिया से चली गई और मेरे पिता लकड़हारे थे। लकड़ियाँ काट कर बेचते तो चूल्हा जलता था, पर कुछ दिन पहले ही वो भी चल बसे। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं अकेली ही रहती हूँ। अरे, इतनी सुंदर और गुणी कन्या अकेले? ये तो अन्याय है देवी। यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपको अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? ये मेरे दिल की आवाज है। आप मेरे साथ चलिए मेरे महल में। अब से आपको किसी भी दुख का सामना अकेले नहीं करना होगा। चंद्रा को छोटी बहन की बातें याद आई। वो धीरे से सर झुकाकर तैयार हो गई। चंद्रा ने वो सफेद फूलों की गठरी उठा ली और राजा के घोड़े पर उसके पीछे बैठ गई।
रास्ते में चंद्रा धीरे धीरे एक एक सफेद फूल गिराने लगी। उधर झोपड़ी के पास छुपी धरा बाहर निकली और उन फूलों के निशान का पीछा करते हुए बहन के पीछे पीछे चल पड़ी। राजा चंद्रसेन चंद्रा को लेकर सीधे महल पहुंचे। वहां पहले से ही उनकी पहली रानी और उनकी मां रहती थी। पहली रानी बहुत ही घमंडी और नखरीली स्वभाव की थी और अभी तक वो राजा को कोई संतान भी नहीं दे पाई थी। जब पहली रानी और उसकी मां को खबर मिली कि राजा चंद्रसेन दूसरी शादी करने जा रहे हैं तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन वो जानती थी कि राजा का निर्णय कोई बदल नहीं सकता है। देखना अम्मा, ये दूसरी रानी हमारे बीच आई है, मगर मैं इसे चैन से नहीं रहने दूंगी। बिल्कुल सही कह रही हो बेटी, हम दोनों इसके साथ ऐसा खेल खेलेंगे कि ये खुद ही महल छोड़कर चली जाएगी। लेकिन सबके सामने दोनों ने बनावटी मुस्कान पहन ली। वाह, कितनी खुशी की बात है महाराज, आपकी फिर से शादी हो रही है। अब तो हम दोनों सौतन नहीं बल्कि बहनें बनकर रहेंगी। देखा चंद्रा, सब तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। अब से ये महल तुम्हारा भी घर है। दूसरी तरफ धरा फूलों के निशान का पीछा करते हुए नगर में आ पहुंची। चारों तरफ उत्सव का माहौल था। उसने एक बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा, ये कैसा शोरगुल है? हर तरफ इतनी रौनक क्यों है? बेटी, हमारे राजा चंद्रसेन को जंगल से एक बहुत ही सुंदर लड़की मिली है, वही अब उनकी रानी बनेगी। इसी खुशी में पूरा नगर उत्सव मना रहा है। अम्मा, क्या यहाँ मुझे कोई काम मिल सकता है? मैं गांव से आई हूँ, माँ बाप नहीं रहे, रहने का कोई आसरा भी नहीं है। अरे बेटी, तुम्हें देखकर मुझे अपनी बच्ची की याद आ गई। कुछ ही दिन पहले बीमारी से उसे खो दिया। अगर तुम चाहो तो मेरी बेटी बनकर मेरे साथ रह सकती हो। सच अम्मा, मैं आपकी बेटी बनकर रहूंगी, लेकिन मैं काम भी करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे महल में कोई काम दिलवा सकती हैं? क्यों नहीं बेटी, वही तो मैं जा रही हूँ। चलो, तो मैं अपने साथ ले चलती हूँ। बूढ़ी औरत धरा को लेकर महल पहुंच जाती है। तभी सामने से राजा चंद्रसेन की पहली रानी आती हुई दिखाई देती है। वो बूढ़ी औरत को पहचानती थी। प्रणाम महारानी, ये मेरी भांजी है, गांव से आई है, अनाथ है। मेरी आपसे विनती है, इसे महल में दासी बना लीजिए। ठीक है, इसे मेरे कमरे में ले आओ। रानी धरा को अपने कक्ष में ले गई। सुनो लड़की, यहाँ महल में बहुत सी पुरानी दासियाँ हैं, पर वो सब मेरा साथ नहीं देती। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो केवल मेरा काम करे। जी, अगर यही मेरी रोजी रोटी का सहारा है तो मैं सब करूँगी महारानी। बहुत अच्छा, फिर आज से तुम मेरी दासी हो, और याद रखना, मेरे सिवा किसी की कोई बात नहीं मानना। रानी जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी हर बात मानूंगी और अपना काम पूरी मुस्तैदी से करूंगी। ये सुनकर पहली रानी के चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान आ गई। वो धरा को लेकर बड़ी रानी चंद्रा के कक्ष में पहुंची। देखो बहन, ये लड़की आज से तुम्हारी सेवा करेगी। मुझे महल के कई और काम देखने हैं, तुम निश्चिंत रहना। ये कहकर पहली रानी वहां से चली गई। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर भावुक हो गईं। धरा, तू यहाँ? हाँ दीदी, मैं तुझे अकेला कैसे छोड़ देती। सफेद फूलों ने मुझे तेरे पास पहुँचा दिया। 2 दिन बाद पूरे राज्य में धूमधाम से राजा चंद्रसेन और चंद्रा का विवाह हुआ। देखो अम्मा, सब इस नई लड़की के पीछे दीवाने हुए जा रहे हैं। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। धैर्य रखो बेटी, सही समय आएगा, तब वार करना। इस बीच धरा दिन रात पहली रानी के साथ रहकर उसके इरादों को समझने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मन में भय बना रहता है कि कहीं कोई बड़ी साजिश ना हो जाए। कुछ महीनों के बाद महल में एक सुखद समाचार गूंजा। नई रानी चंद्रा गर्भवती हो गई थी, लेकिन ये खबर पहली रानी पर वज्रपात की तरह गिरी। अम्मा, अब तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। जब ये बच्चा पैदा होगा, मेरी कोई अहमियत नहीं रहेगी। तो फिर ऐसा करो कि बच्चा कभी पैदा ही ना हो। ये सुनकर धरा के मन में हलचल मच गई। वो चुपचाप खड़ी थी, लेकिन भीतर ही भीतर घबराहट से कांप रही थी। एक दिन मौका देखकर धरा अपनी बड़ी बहन चंद्रा के पास आई। दीदी, हमें इस महल को छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। क्यों धरा, तू ऐसा क्यों कह रही है? यहाँ तो सब हमारा ध्यान रखते हैं और राजा चंद्रसेन तो मुझसे बहुत स्नेह करते हैं। नहीं,
मैं सच्चाई नहीं बता सकती। अगर दीदी को पहली रानी की जलन का पता चल गया तो वो डर से और कमजोर हो जाएंगी। धरा, तूने ही तो कहा था कि हमारा रिश्ता सबसे छुपा कर रखना। तू अगर चाहती है तो मैं अभी राजा को सब बता देती हूँ कि तू मेरी छोटी बहन है। नहीं दीदी, अभी किसी को मत बताना। अगर ये बात बाहर आई तो सब हमें झूठा समझेंगे, कहेंगे कि हमने जानबूझकर ये रिश्ता छुपाया और शायद हमें षड्यंत्रकारी या जासूस भी मान लें। चंद्रा ये सुनकर चुप हो गई। वो अपनी छोटी बहन की बुद्धिमानी को समझ रही थी। कुछ दिनों के बाद वो घड़ी आई जब चंद्रा को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। इस बीच पहली रानी ने दाई और धरा दोनों को गुप्त रूप से बुलाया। सुनो, जैसे ही बच्चा पैदा हो इसे खत्म कर देना और उसकी जगह बिल्ली का बच्चा रख देना। और जैसा आप चाहे महारानी। थोड़ी ही देर में बच्चे की किलकारी सुनाई दी, लेकिन जन्म के तुरंत बाद ही दाई ने बेहोश माँ चंद्रा के पास से शिशु को उठाया और धरा की ओर बढ़ा दिया। लो, इसे ले जाओ और याद रखना ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। धरा कांपते हाथों से उस नवजात को कपड़े में लपेटकर जल्दी से महल से बाहर भागी। हे भगवान, मैं अपनी ही बहन के बच्चे को इस हालत में छुपा कर ले जा रही हूँ। अगर मैंने ऐसा ना किया तो पहली रानी इसे सचमुच मार डालेगी। धरा सीधे बूढ़ी अम्मा के घर पहुंची और बच्चे को उसकी गोद में रख दिया। अम्मा, इस बच्चे को अभी छुपा लो, इसे बकरी का दूध पिलाकर पालो। मैं शाम तक आकर इसे संभाल लूंगी। ठीक है बेटी, मैं तुझसे कोई सवाल नहीं करूंगी। जैसा तू कहेगी वैसा करूंगी। उधर महल में दाई ने योजना के अनुसार बिल्ली का बच्चा चंद्रा के पास रख दिया। बेहोश चंद्रा को कुछ भी पता नहीं चला। जब धरा महल में वापस पहुंची तो उसने देखा कि चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। हाय हाय, कैसी अनहोनी! महारानी ने मनुष्य नहीं बल्कि बिल्ली का बच्चा जन्म दिया है। नहीं, ये सच नहीं है। मैं जानती हूँ मैंने बच्चे को जन्म दिया है। ये सब छल है। मगर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। सब उससे दूरी बनाने लगे। दीदी, चलो मेरे साथ। हम ये महल छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं, अपनी छोटी सी दुनिया बसाएंगे। नहीं धरा, मैं राजा चंद्रसेन को छोड़कर नहीं जा सकती। मैं उनसे सच्चा प्रेम करती हूँ। वो मेरे सब कुछ हैं। ये सुनकर धरा का दिल टूट गया। वो रोते रोते बूढ़ी अम्मा के पास पहुंची। अम्मा, सब बर्बाद हो गया। उन्होंने मेरी दीदी पर झूठा कलंक लगा दिया। सब कह रहे हैं कि उसने बिल्ली का बच्चा जन्मा है। बेटिया, जो होना था वो हो चुका। अब हमें ये बच्चा पालना है। समय आने पर ईश्वर चाहेगा तो सच्चाई जरूर सामने आएगी। धीरे धीरे महल में जीवन सामान्य होने लगा। राजा चंद्रसेन भी समय के साथ इस हादसे को भूलने लगे। कुछ समय के बाद फिर से वही घड़ी आई। चंद्रा दूसरी बार गर्भवती हुई। सुनो, इस बार जब बच्चा जन्मे तो उसकी जगह कुत्ते का बच्चा रख देना। नहीं, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकती। क्या कहा? अरे नहीं नहीं रानी जी, मैं तो मजाक कर रही थी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लेकिन मन ही मन धरा की आत्मा चीख रही थी। वो एक बार फिर से अपनी बहन से मिली। दीदी, मेरी बात मान लो, चलो यहाँ से। ये महल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। धरा, अब तो मैं इस राज्य की रानी हूँ। मुझे लगता है कि तू मुझसे जलने लगी है। ये सुनकर धरा का दिल ही टूट गया। उसने कुछ नहीं कहा, मगर उसके आंसू चुपचाप गिरते रहे। और फिर वही दिन आया। प्रसव के समय दाई ने साजिश दोहराई। जैसे ही दूसरा बच्चा जन्मा, चंद्रा बेहोश पड़ी थी और उसकी गोद में एक कुत्ते का बच्चा रख दिया गया। धरा हमेशा की तरह पिछले दरवाजे से नवजात शिशु को लेकर बूढ़ी अम्मा के घर पहुंची। बच्चे को सुरक्षित सौंपकर वो बिना देर किए वापस महल में लौट आई। लेकिन महल में कदम रखते ही उसने देखा कि वहां पहले जैसा ही कोहराम मचा हुआ है। मुझे तो ये औरत असली रानी लगती ही नहीं। पहली बार इसने बिल्ली का बच्चा जन्म दिया और दूसरी बार कुत्ते का बच्चा। मैं तो कहती हूँ इसे तुरंत कारागार में डाल देना चाहिए, वरना कौन जाने अगले साल क्या जन्म देगी, सांप या बिच्छू। नहीं महाराज, ये सब झूठ है। मैं निर्दोष हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए। बस अब बहुत हो गया। मैं इन तमाशों से तंग आ चुका हूँ। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री जी, मेरा आदेश है, छोटी रानी को तुरंत ही कारागार में डाल दिया जाए। महाराज, जरा सोचिए। मुझे न जाने क्यों लगता है कि छोटी रानी निर्दोष है। शायद इस पूरे मामले में कोई गहरी साजिश है। मंत्री जी,
आप मेरे आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। नहीं महाराज, जैसा आप चाहें। मंत्री की लाख कोशिशों के बावजूद राजा ने उसकी एक ना सुनी और चंद्रा को कारागार में डाल दिया गया। समय बीतने लगा। राजा चंद्रसेन कभी कभी अपनी दूसरी रानी को याद करते थे, लेकिन फिर उन पर बिल्ली और कुत्ते के बच्चे की घटना छा जाती और उनका दिल नफरत से भर उठता। क्यों मैंने तुमसे प्रेम किया? तुमने मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। 5 साल बीत गए। धरा, बूढ़ी अम्मा और दोनों बच्चे जंगल की उसी झोपड़ी में बस गए थे। बच्चों की किलकारियों से वो सुनसान जंगल अब फिर से आबाद सा लगने लगा। एक दिन राजा चंद्रसेन अपने मंत्री के साथ शिकार खेलने के लिए उसी जंगल में आए। 2 नन्हे मुन्ने बच्चे बेहद सुंदर लकड़ी के घोड़ों को पकड़कर नदी किनारे आए और हंसते हंसते अपने घोड़ों को पानी पिलाने लगे। मंत्री जी, ये क्या अजीब बात है? लकड़ी के घोड़े भी कभी पानी पीते हैं क्या? महाराज, अगर कोई औरत बिल्ली के बच्चे और कुत्ते के बच्चे को जन्म दे सकती है तो क्यों नहीं लकड़ी के घोड़े भी पानी पी सकते हैं फिर तो। ये सुनते ही राजा और मंत्री दोनों के चेहरे पर गहरी हैरानी थी। ये किसने सिखाया तुम्हें? हमारी मौसी ने। बच्चों, क्या तुम अपनी मौसी के पास मुझे ले चलोगे? दोनों बच्चे राजा और मंत्री को लेकर जंगल की उसी पुरानी झोपड़ी में पहुंचे। जैसे ही राजा ने उस झोपड़ी को देखा, उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें ताजा हो गईं। वही जगह जहां से वो चंद्रा को अपने साथ लाया था। तभी धरा और बूढ़ी अम्मा निकलकर सामने आई। लड़की, मुझे सच सच बता, ये बच्चे कौन है और ये सब मामला क्या है? महाराज, कुछ साल पहले जब आप इस झोपड़ी से मेरी बड़ी बहन को अपने साथ ले गए थे, उसी वक्त मुझे अंदेशा था कि राजमहल की ऊंची दीवारों के भीतर साजिशी और षड्यंत्र पनपते हैं। साफ साफ कहो, ये बच्चे आखिर किसके हैं? महाराज, सच ये है कि आपकी दूसरी रानी निर्दोष है। जब जब उसने संतान को जन्म दिया, बड़ी रानी और दाई ने मिलकर असली बच्चे को छिपाकर उसकी जगह कुत्ते और बिल्ली के बच्चे रख दिए। और ये दोनों नन्हे मुन्ने बच्चे कोई और नहीं बल्कि आपके ही सपूत हैं। मेरे बेटे, मेरे लाल, मैं कैसे अंधा हो गया कि तुम्हारी माँ की सच्चाई पर शक करता रहा। अब मैं उस दुष्ट रानी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे बच्चों पर हाथ डाला, मेरी रानी को कलंकित किया। नहीं महाराज, क्रोध से कभी न्याय नहीं होता। मेरी बहन बड़ी नेक दिल है, मुझे यकीन है वो भी उसे माफ कर देगी। सजा से वो समय वापस नहीं आएगा जो उसने कारागार में काटा है। राजा अपने दोनों बच्चों के साथ महल पहुंचता है। रानी, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा हो गया था, तुम्हें कारागार में डालकर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, पर आज मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूँ। मुझे सारी सच्चाई मालूम हो गई है। कारागार से छोटी रानी बाहर आई और उसकी आंखों से खुशी और दुख दोनों के आंसू बहने लगे। तभी बड़ी रानी को दरबार में लाया गया। रानी, आज तुम्हें अधिकार है कि तुम इस दुष्ट बड़ी रानी को कैसी भी सजा सुना सकती हो। नहीं महाराज, गुजरा हुआ समय लौटकर नहीं आ सकता और ये सब मेरे भाग्य में लिखा था, इसलिए मैं इसे कोई सजा नहीं दूंगी। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी भूल की आग में जल रही हूँ।